हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली जो हमारी केंद्र सरकार है वो लोकसभा में एक बिल लाई है जिस बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, शॉर्ट फॉर्म में VBGRM। इस बिल के अंतर्गत जो पुराना एक्ट था हमारा मनरेगा, उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। उसके बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको हमने चेंज किया है। तो देखते हैं पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, आपको पता होगा जो मनरेगा है वो क्या देती है, राइट टू वर्क देती है, आपको काम करने का अधिकार देती है रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में। ठीक है, कितने देर का वर्क देती है आपको? 100 डेज का वर्क देती है। तो इसके रिगार्डिंग, मनरेगा को चेंज करने के रिगार्डिंग जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्रीय गवर्नमेंट है, वो एक बिल लेके आई जिसका नाम क्या है, VBGRAM, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। तो आप देखेंगे बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट का क्या चीज़ है, कहाँ इंट्रोड्यूस करा है हमने ये बिल? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है, ना कि राज्यसभा के अंदर। आपको पता होगा जो मनरेगा है ये कब आई थी? अराउंड 2005 में आई थी। अब 2025 में इस मनरेगा को कितने साल हो गए? 20 साल हो चुके हैं। और आपने देखा इस 20 सालों में कैग की काफ़ी रिपोर्ट्स आई कि मनरेगा में चेंजेस की बहुत ज़रूरत है, मनरेगा का गलत रूप से फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो उस बिल के रिगार्डिंग मनरेगा के जो प्रोविजंस है उसको चेंज करने की बात की गई है। देखते हैं पूरा कहानी क्या है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो 2005 में आएगा, तब इसका नाम मनरेगा नहीं सिर्फ नरेगा था। महात्मा गांधी शब्द बाद में ऐड किया गया 2008 के अंदर। 2008 के अंदर इसमें महात्मा गांधी वर्ड ऐड किया गया था, पहले इसका नाम सिर्फ नरेगा था। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ये रूरल एरियाज की बात करता है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता है, ना कि अर्बन एरियाज की बात करता है। फिर इसके अंदर क्या है कि भाई आपको आपके गांव के 5 किलोमीटर रेडियस में ही काम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेजेस मिलेंगे, पेमेंट मिलेगा। तो ये आपको क्या देता है भाई? काम करने का अधिकार देता है। मैं भारत में गांव गांव में रहता हूं और मेरी एज 18 साल से ज़्यादा है, तो सरकार की ड्यूटी है मुझे काम देना, अगर मनरेगा एक्ट लगता है तो। ठीक है, तो मनरेगा आपको क्या देता है? एक लीगल राइट देता है गाँव में काम करने के लिए। ठीक है, अब चेंजेस क्या हुए हैं जिस पे पूरा मुद्दा है। सबसे पहली बात, इस स्कीम को अब सरकार ने डिमांड ड्रिवन से चेंज करके सप्लाई ड्रिवन कर दिया है। अब बोलेंगे सर इतना भारी वर्ड क्या है? देखो, पहले क्या होता था कि आप हो गांव में रहते हो, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, आप गए, मुझे काम चाहिए, उन्होंने आपको या तो काम दिया, वर्क दिया, या फिर आपको पैसा दे दिया, वेजेस दे दिए। तो आपने डिमांड करी, आपको काम मिला। अब सरकार क्या बोलती है? अगर हमारे पास काम होगा, अगर मुझे गाँव में तालाब बनाना होगा, पॉन्ड बनाना होगा, गांव में स्कूल खोलना होगा, तभी मैं आपको काम दे पाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कर दिया उन्होंने? डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है, मतलब काम पहले से ही बता दिया जाएगा। अच्छा, ये काम बताएगा भी कौन कि क्या बनाना है? ये सारा काम बताने का भी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहां पे आपने क्या देखा? स्टेट्स की पावर कम कर दी। और पहले मनरेगा के अंदर क्या होता था? सेंट्रल की फंडिंग काफ़ी ज़्यादा रहती थी, 90% रहती थी। अब वो बोल रही है कि स्टेट को भी फंड करना पड़ेगा। मतलब अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 60 करोड़ किसके होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 40 करोड़ किसके होंगे? हमारे स्टेट गवर्नमेंट की। फंडिंग पैटर्न में चेंज कर दिया, फंड जो था वो चेंज कर दिया। मतलब स्टेट पे अब दबाव पड़ेगा, स्टेट पे फाइनेंशियल बर्डन आएगा। तो जो फंडिंग पैटर्न है उनको भी उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। अब इससे इशू क्या होगा कि राज्यों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा राज्यों को। और आपको पता है स्टेट्स के पास, स्टेट का जो पर्स है, स्टेट का जो बजट है वो ऑलरेडी कम होता है एज कंपेयर टू केंद्र। स्टेट के पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है। और फिर सेंट्रल, जो पहले स्कीम्स में सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता था, अब क्या हो रहा है? स्टेट में उनको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ना है। पहले कैसा था? 90 करोड़ उसने एग्जाम्पल के तौर पर, और 10 करोड़ किसको देना है? राज्य को। 90 सेंट्रल को, 10 राज्य को। पर अब क्या कर रहे हैं कि 60 हम देंगे, 40 आपको देना पड़ेगा। तो 30 करोड़ का एडिशनल बर्डन पड़ गया ना। जस्ट एग्जाम्पल, पहले स्कीम कैसे थी? सेंटर सेक्टर स्कीम थी, मतलब 90-10 के रेशियो में थी। अब कैसे हो गई? 60-40 के रेशियो में हो गई है। और क्या हुआ है? और इससे बच्चों ये हो गया है कि आपको ये जान के हैरानी हो जाएगी कि अब ये सेंट्रल डिसाइड करेगा कि मैं यूपी को कितना पैसा दूं, मैं राजस्थान को कितना पैसा दूं, मैं बिहार को कैसा पैसा दूं, मैं कैसे पैसों का, मनी का एलोकेशन करता हूं, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंटर। तो आपने क्या कर दिया?
भाई स्टेट हाथ जोड़ के जा रहा है कि हमको पैसा दे दो और सेंट्रल पैसा दे रहा है, तो आपने एक फेडरल स्ट्रक्चर को हैम्पर किया, आपने यहाँ पे केंद्र को क्या कर दिया और मजबूत बना दिया। आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको कहते हैं फाइनेंशियल फेडरलिज्म, जिसके अंदर क्या हो गया, जो स्टेट की पैसा कलेक्ट करने की पावर है उसको कम कर दिया, स्टेट को अब मांगना पड़ रहा है कि भाई हमको हमारे राज्य में मनरेगा चलानी है, सेंटर हमको पैसा दे दो। इससे फायदा क्या होगा, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है और उसी की सरकार राज्य में है तो कोई इशू नहीं है, पर मान लो केंद्र में सरकार किसी XYZ पार्टी की है, राज्य में सरकार किसी ABC पार्टी की है, तो यह इशू क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए और आगे देखते हैं। एक प्रोविजन और इसके अंदर डाला है अभी, पहले अपने को काम कितने दिन के लिए मिलता था, 100 दिन का गारंटीड वर्क मिलता था, उसको चेंज करके अब 125 डेज का कर दिया है। पहले कितना था, 100 डेज का था, अब कितना हो गया, 125 डेज का हो गया। और क्या कर दिया है इन्होंने, कहा है कि जिस खेती का सीजन होता है, जब एग्रीकल्चर सीजन होता है, तब हम जो है ये मनरेगा को बंद कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, खेती के सीजन में बंद क्यों कर रहे हैं। जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको क्या चाहिए रहता है, जब खेती का सीजन रहता है लेबर चाहिए होती है, मजदूरी चाहिए होती, मजदूर लोग चाहिए होते हैं। अब लेबर तो कहाँ बिजी है, मनरेगा में, तो किसान भाई को लेबर नहीं मिल पाती मनरेगा में होने के कारण। होता है ना कि किसान भाई तो लेबर कहाँ है, मनरेगा में। तो उस टाइम पे जब सीजनल काम चल रहा है, जब सीजनल एग्रीकल्चर चल रहा है, खेती का टाइम पीरियड चल रहा है, तब हम मनरेगा को नहीं चलाएंगे। तो इसमें देखो 60 दिन तक क्या क्या होगा, विराम दे दिया गया, आराम दे दिया। चलो अब यह मैंने आपको बताया स्कीम बहुत ज्यादा पुरानी है, और स्कीम किसके रिगार्डिंग थी। अब देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने रोजगार की बात करी, एम्प्लॉयमेंट की बात करी, क्या हमने स्किल की बात करी, क्या हमने प्रोडक्टिविटी की बात करी, क्या हमने उर्वरकता की बात, उत्पादकता की बात करी, नहीं। सिर्फ हम किसकी बात करें, एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट के साथ 20 साल हो गए हम स्किल पे ध्यान देते थे, हम प्रोडक्टिविटी की बात करते कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसकी हमने बात ही नहीं करी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बढ़ाती जा रही है, तो जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, उनको बड़ा परेशानी आने वाली है। क्यों, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उनको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा और पैसा मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सेंट्रल देगी नहीं देगी, देगी, बट जहां उनको पहले 20 करोड़ देना पड़ता था, 5 करोड़ देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इशू हो जाएगा। क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, आलोचक क्या बोल रहे हैं, आलोचक ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो आपने महात्मा गांधी का नाम क्यों चेंज कर दिया, महात्मा गांधी नाम क्यों चेंज करना चाहते हो आप, क्यों देश के अंदर ऐसा क्रियोस, ऐसा रिफ्ट क्रिएट कर रहे हो, आपको नाम नहीं चेंज करना। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि नाम क्यों चेंज कर रहे हो, देश में और काम नहीं है क्या। अभी तक तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज होते थे, रेलवे स्टेशन के नाम चेंज होते थे, अब आप स्कीम्स के नाम चेंज कर रहे हो। और आपके साथ जैसे ही आपने ये किया, जो राज्य है उन पे एडिशनल बर्डन्स पड़ेगा, राज्य पे ऑलरेडी खर्चा कमाई बहुत कम है, ऊपर से आप जो स्कीम्स में पहले ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे आप कम करोगे। उसके बाद मैंने आपको बताया ये है कि चेंजेस हुआ क्यों है। जो कैग था, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको महालेखाकार कहते हैं, उसने बहुत बार हाईलाइट किया है कि इसमें गोस्ट बेनिफिशियरी है। आप बोलेंगे सर गोस्ट मतलब बूथ बेनिफिशियरी, बूथ आके फायदा उठा रहा है, नहीं। गोस्ट बेनिफिशियरी मतलब मान लो कोई आदमी, जैसे 2005 से ये स्कीम चल रही है 2025 तक, कोई आदमी मान लो 2008 में उसकी मृत्यु हो गई, अभी तक उसके नाम पे पैसा आ रहे हैं। या मान लो कोई आदमी है 2005 में उसकी एज क्या है, 60 साल है, 2025 में उसके साल 80 साल हो गए, अभी तक वो काम कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे फेक बेनिफिशियरी, फेक अकाउंट से क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। और आपने देखा फेक जॉब कार्ड्स, अच्छा इसको भी निपटने के लिए उन्होंने क्या करा कि आप काम करने जाओ और सेल्फी खींचो वहां जाके और सेल्फी अपलोड करो, जिससे क्या हो जाती है, जियो टैगिंग हो जाती है। आपको पता है फोटो के अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो जीरो टैगिंग हो जाती है। तो उसका भी लोगों ने उपाय निकाल दिया कि सुबह को जाके एक फोटो खींच के आते हैं, रात को जाके एक फोटो खींच के आते हैं, एक ही फोटो को रोज भेज रहे थे। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें होने लग गई। ये सब किसने बताया, महालेखाकार कैग की रिपोर्ट्स में आया कि मनरेगा के अंदर बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, फेक प्रोफाइल्स चल रही हैं। इवन ये भी देखा गया कि काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लिखा है कि स्कूल बनाया जा रहा है, बट देख रहा है कि स्कूल का सिर्फ एक कमरा बना है, सिर्फ और सिर्फ 9 सालों में। सोचो 9 साल में सिर्फ स्कूल का एक कमरा बन रहा है, और मनरेगा से 9 साल के पैसे आ रहा है। इवन आपको पता है कि मनरेगा के अंदर सिर्फ लेबर की बात नहीं होती है, मटेरियल सामग्री की भी बात होती है, मटेरियल सामग्री की बात होती है, लेबर की। अब हो ये रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जो लेबर है उसका पैसे की तो हम बात कर रहे हैं, सोचो सामान बहुत ज्यादा आ रहा है, सीमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, सरिये बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बट उसके रिस्पेक्ट में इतना काम ही नहीं हुआ। जब आपने लेबर और मटेरियल की कॉस्ट को जोड़ा है तो इशू क्या आ रहा है,
तो ये सब चीज़ें मनरेगा में ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण सेंट्रल को एक नया बिल लाना पड़ा। अब देखते हैं इस बिल के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। जब ये बिल पास होता है तो जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।